जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा दर्शन में। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के बारे में चर्चा करते हैं। जनरल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है जो ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी जेई, पारा मेडिकल और आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में जो पूछा गया है उसका क्वेश्चन बैंक है। देखिए दोस्तों, साइंस का कोई सिलेबस नहीं होता है, सेम सिलेबस होता है। जो आरपीएफ में पूछा गया है वही बिहार पुलिस में पूछा जाएगा, वही दिल्ली पुलिस में पूछा जाएगा। साइंस का सिलेबस सेम ही होता है। चलिए हम लोग सामान्य विज्ञान को पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग पिछले कई वीडियो में चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें यूनिट, मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आदि कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 2 में हम लोग वर्क, पावर, एनर्जी खत्म कर लिया। आज पिछले वीडियो हम लोग मास को भी कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम। ठीक है, तो इसी प्रकार धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। लगभग लगभग 20% हम लोग सिलेबस साइंस का कवर कर लिया है। अब जितना भी है वो हल्का हल्का है, वो ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो ये आप पढ़े थे, हम लोग न्यूमेरिकल बनाए थे, उसमें फॉर्मूला को डिराइव किए थे। तो आप इस चैनल पर नया है तो पिछले वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, एक नोटिफिकेशन है आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ तीनों का नोटिफिकेशन आ गया है। कोई अभी फॉर्म भरने का डेट नहीं आया है, लेकिन नोटिफिकेशन आ गया है कि 2024 में वैकेंसी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूथ पब्लिकेशन का बुक है। इसमें भाग 1 हम लोग स्टार्ट किए थे। भाग 1 में है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। तो फिजिक्स को हम लोग स्टार्ट किए थे, फिजिक्स को। तो इसमें हम लोग पहला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए, दूसरा चैप्टर में भी लगभग 50% कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग देखिए दूसरा चैप्टर में हम लोग वर्क, पावर, एनर्जी, उसके बाद मास भी कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इसी प्रकार धीरे धीरे हम लोग सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए 5वां टॉपिक हम लोग देखेंगे न्यूटन्स के नियम। क्या देखेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन के गति नियम के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, न्यूटन के गति नियम, पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। न्यूटन के जो गति नियम है वो 3 है। कितने हैं? 3 है। पहला कहता है दोस्तों, वो जड़त्व से संबंधित है। जड़त्व का नियम है। किसका? जड़त्व का नियम है। अब इसको देखिए, जड़त्व का नियम कहने का मतलब कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहने के लिए प्रयत्न करेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगे। जैसे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगा, कोई वस्तु चल रही है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, वो रुकने का अति नहीं करेगी, क्योंकि जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स न लगे। तो उसको हम लोग जड़त्व के नियम कहते हैं। पहला हो गया। दूसरा में संवेग का नियम है। क्या है? संवेग नियम। संवेग के नियम से दोस्तों, संवेग के नियम से फोर्स को डिफाइन किया गया है। संवेग के नियम से फोर्स को डिफाइन किया गया है। कैसे? किसी वस्तु के संवेग में चेंजिंग, जो संवेग का नियम है उससे फोर्स को डिफाइन किया गया है। तीसरा नियम है दोस्तों, तीसरा नियम को हम लोग कहेंगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है तीसरा। जितना फोर्स आप किसी पर लगाएंगे उतना ही फोर्स आप पे लगाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अब चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं न्यूटन्स के गति के नियम के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के नियम के पहले को दर्शाता है? तो पहला में हम लोग क्या पढ़े थे? जड़त्व वाला पढ़े थे। ऑप्शन ए में कहता है, दोस्तों, ऑप्शन ए में कहता है जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। बी में कहता है तेजी से आती हुई क्रिकेट बॉल को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। ठीक है, जब मतलब कैच पकड़ता है तो अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे ले जाता है। इसका कहने का मतलब ये है। तीसरा कहता है जब बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। चौथा कहता है रॉकेट का लॉन्च करना। इसमें कौन सा जो है से न्यूटन गति के पहले नियम को दर्शाता है? तो कौन सा है जो न्यूटन गति के पहले नियम को दर्शाता है? तो ऑप्शन सी सही है दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन सी सही है। देखिए, जब कोई यात्री बस में बैठी हुई रहती है तो बस अचानक चलना शुरू हो जाता है। मान के चलिए कि यहाँ पे कोई यात्री बैठा हुआ है,
यहाँ पे कोई यात्री बैठा हुआ है। जब बस अचानक चलना शुरू हो जाएगी तो यात्री कहाँ जाएगी, यात्री पीछे की ओर झटका लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो शरीर था वो रेस्ट में था। क्या था शरीर? उसका शरीर रेस्ट में था। अचानक मोशन होने लगा, अचानक गति होने लगा, तो गाड़ी के साथ में उसका हाफ शरीर जो है तो मोशन हो गया, लेकिन ऊपर वाला क्या है, रेस्ट में था, तो वो पीछे की ओर झुक जाएगी। ये जड़त्व का नियम है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। 265 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन सी सही है। चलिए देखते हैं 266 क्वेश्चन नंबर। 266 क्वेश्चन नंबर का आता है दोस्तों, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं, मान के चलिए कोई पेड़ का शाखा है उसको हम तेजी से हिला रहे हैं, तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह किसके कारण होती है? देखिए, मान के चलिए कि एक पेड़ है, एक पेड़ है, एक पेड़ है, उसकी शाखा को हम तेजी से हिलाने लगे, मान इस शाखा को तेजी से हिलाने लगे, तो पेड़ की पत्तियां जो है से गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि शाखा को हम मोशन कर दिए, शाखा को हम किस में कर दिए, मोशन में कर दिए, यानी गति में कर दिए। और पत्ती जो है वो क्या है, रेस्ट में है, तो क्या हो जाएगी, तो वह जड़त्व के कारण वह टूट के गिर जाएगी, वो नहीं हिल पाएगी, नहीं हिल पाएगी तो वहां से टूट जाएगी, उससे कमजोर करके। तो क्या हो, जड़त्व के कारण गिर जाती है। ऑप्शन सी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग कई वीडियो में लगभग 500 प्लस क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं वीडियो सीरीज में। तो आप नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाकर के देखना जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 266 के ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 267 देखते हैं। कहता है गति का तीसरा नियम। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे, क्या गति का प्रथम नियम पढ़ रहे थे, तीसरा नियम पढ़ रहे थे। तीसरा नियम में क्या क्या बोले थे आपको दोस्तों, क्रिया 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 प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। ठीक है, गति का तीसरा नियम डॉट 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 और वेग के बीच संबंध है। तो गति का तीसरा नियम है वो स्थिति और वेग के बीच संबंध है। किसके? स्थिति और वेग के बीच संबंध है। तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में स्थिति और वेग के बीच संबंध है। ऑप्शन ए सही है। चलिए इसको डिस्कशन पढ़ते हैं। कहता है न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आप किसी वस्तु को मान लीजिए एक वस्तु है, उसको आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो वह आपको तरफ उतना ही फोर्स इस दिशा में लगाएगी, विपरीत दिशा में लगाएगी। अतः गति का तृतीय नियम किसी वस्तु की स्थिति तथा वेग के बीच संबंध को दिखलाता है। क्या दिखाता है? स्थिति तथा वेग के बीच संबंध को दिखलाता है। इसी से एक फॉर्मूला आया है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखिए अब आपको लग रहा हो कि v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s है क्या? तो v है दोस्तों, v है, v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। u को बोलते हैं दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। a को बोलते हैं एक्सेलरेशन, a को एक्सेलरेशन। अब s जो है s है डिस्टेंस, s क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, इससे कौन से फॉर्मूला निकला? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 268 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 268 कहता है, क्वेश्चन नंबर 268 कहता है 3 केजी की एक पिस्तौल है, एक गन है, उसका वजन कितना दिया हुआ है? 3 केजी। कितना दिया हुआ है? 3 केजी का एक पिस्तौल है, पिस्तौल का वजन दे दिया है 3 केजी से 180 मीटर पर सेकंड की वेग से 40 ग्राम की गोली को क्षैतिज रूप से चलाई गई। 3 केजी का एक पिस्तौल है, उसमें 180 मीटर पर सेकंड के वेग से 40 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा? यानी कि पिस्तौल जो पीछे की ओर झटका देगी वह कितना स्पीड से झटका देगी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। कहता है कितना केजी, बड़ा वाला मास जो है वह कितना केजी का है? इसको हम लोग बड़ा वाला मास और छोटा वाला m1 m2 से बनाएंगे। m1 कितना दे दिया है? m1 तो m1 दे दिया है दोस्तों बड़ा वाला 3 केजी। कितना दे दिया है? 3 केजी। ठीक है, m2 कितना दे दिया है? 40 ग्राम। जो गोली का मास है उसको कितना दे दिया है? 40 ग्राम, 40 ग्राम। अब कह रहा है
जो पिस्तौल है, पिस्तौल से इतना बेग, कितना, पिस्तौल से इतना बेग से, यानी कि छोटा वाला भी, मैंने कि गोली का वेलोसिटी दे दिया है, गोली का वेलोसिटी दे दिया है दोस्तों 180 मीटर पर सेकंड। कितना दे दिया है? 180 मीटर पर सेकंड। अब आपको से पूछ रहा है जो V1 है, जो पिस्तौल की वेलोसिटी है, उसको पूछ रहा है कि पिस्तौल की वेलोसिटी कितना होगी। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया में दोनों का संवेग सेम रहेगा। दोनों का संवेग क्या होगा? सेम होगा। यानी कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। अब निकालते हैं m1 v1 का मान रखते हैं, m1 v1 का मान रखते हैं। तो m1 का मान कितना है? 3 kg। इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 3000 हो जाएगा। क्यों ग्राम में चेंज किए? क्योंकि ये का मान कितना दिया हुआ है? ग्राम में दिया हुआ है उसका। अब इसका वेलोसिटी क्या है? v1 ही है। m2 का मान कितना है? m2 का मान है 4 ग्राम। ठीक है, v2 का मान कितना दे दिया है? 180। कितना दे दिया है? 180। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से 10 से 10 काटेंगे, इसको काटेंगे 150 दूना 75 बार में कट जाएगा ये, 75 चौके 300। अब यहां पे हो जाएगा 75/18। तो आंसर आ जाएगा इसका 2.4 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा? 2.4 मीटर पर सेकंड। अब ये आंसर आएगा सो माइनस में आएगा। क्यों आएगा माइनस में? क्योंकि विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। विपरीत दिशा में कार्य करने का कारण क्या होगा? इसका वेलोसिटी माइनस में आएगा, यानी कि माइनस 2.4 मीटर पर सेकंड जो होगा स्पीड से, वह पिस्तौल जो होगी वो पीछे की ओर आएगी। कितने? 2.4 मीटर पर सेकंड से। इसका देखिए कौन सा आंसर है? इसका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं 269। क्वेश्चन नंबर 269 का आता है, क्वेश्चन नंबर 269 का आता है, किसी वस्तु के संवेग की परिवर्तन, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। क्या होती है? असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जो संवेग का नियम है वह कौन सी नियम है? वह तीसरी नियम है। कौन सी? वह संवेग के नियम दूसरे नियम है। तीसरे नियम कौन सी है? तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया है। तो संवेग के नियम कौन सी है? दूसरी। प्रथम नियम कौन सी है? जड़त्व का। तो दूसरा कहां पे ऑप्शन है? ऑप्शन सी सही है। न्यूटन गति का दूसरा नियम है, जिसमें कहा गया है संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन गति का दूसरा नियम कहते हैं। इसका ऑप्शन सही है सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इसे न्यूटन गति का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। उदाहरण, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा तेजी से आती गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाना। ये कौन सी नियम का है? न्यूटन के दूसरे नियम का है। सर आइजैक न्यूटन ने गति विषयक तीनों नियमों का उल्लेख अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया है। किसमें किया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस पुस्तक में किया गया है सर आइजैक न्यूटन द्वारा। तो प्रिंसिपिया। कौन सा? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में उल्लेख किया गया। प्रथम नियम देखिए शॉर्ट में देखते हैं। प्रथम नियम कौन से नियम कहा जाता है? प्रथम नियम को शॉर्ट में कहा जाता है जड़त्व का नियम। द्वितीय नियम को शॉर्ट में कहा जाता है संवेग का नियम। और तृतीय नियम को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 270 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 270 कहता है गति का दूसरा नियम से संबंधित है। कौन संबंधित है? तो गति का दूसरा नियम से संबंधित है संवेग, प्रथम नियम से जड़त्व और तीसरा नियम से क्रिया प्रतिक्रिया। देखिए चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है, चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। कहता है गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। देखिए जितना बल उसमें आरोपित करेंगे
तो संवेग में जो बदलाव होगा उसका समानुपाती होगा। यानी कि समानुपाती कहने का मतलब जितना बल बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा, बल घटेगा तो संवेग भी घटेगा तथा समान दिशा में घटित होता है। न्यूटन का दूसरे नियम, क्वेश्चन नंबर 271 देखते हैं। कहता है न्यूटन गति का दूसरा नियम, फिर से वही क्वेश्चन, न्यूटन गति का दूसरा नियम। दूसरा नियम किससे संबंधित है? संवेग से संबंधित है। ऑप्शन ए में कहता है दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बलों के बीच संबंधों का व्याख्या करता है। ऑप्शन बी में कहता है जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। ये तो गलत है, ये तो पहला में जाना जाता है। ऑप्शन सी कहता है बल के प्रभावों को समझाने में सहायक है। ऑप्शन सी सही है कि बल के प्रभावों को समझाने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 272 कहता है न्यूटन गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो न्यूटन गति के दूसरे नियम से दोस्तों फोर्स का डिफिनेशन निकला था, फोर्स का फॉर्मूला भी निकला है। यानी कि ऑप्शन बी सही है, एफ बराबर एम ए। आप देख रहे होंगे एफ को क्या कहते हैं? एफ को कहते हैं फोर्स, एम को क्या कहते हैं? मास यानी द्रव्यमान, और ए को कहते हैं एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। क्वेश्चन नंबर 273 देखिए, कहता है समीकरण एफ बराबर एम ए को न्यूटन के डॉट 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 नियम के रूप में जाना जाता है। कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? तो दूसरी नियम के रूप में जाना जाता है। कौन सी? दूसरी, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 274 निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या करता है। यानी कि आप किसी दीवार पर एक गेंद को फेंके, वह गेंद फिर से टकराकर आपके पास आ गया, वापस लौट गया, तो कौन से नियम के संबंधित है? तो तीसरे नियम से संबंधित है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम से संबंधित है। देखिए इसका डिस्कशन कहता है, ऑप्शन सी सही है, डिस्कशन कहता है दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है, जो गति के तीसरे नियम को व्याख्या करता है। जब दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें किसी एक बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। एक बल क्या कहेंगे? क्रिया कह देंगे, दूसरे को प्रतिक्रिया कह देंगे। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन से गति का नियम है? तीसरी गति का नियम है। क्वेश्चन नंबर 275 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन गति के तीसरे नियम के लिए सही है? कौन सा कथन जो है तीसरे नियम के लिए सही है? ऑप्शन ए में कहेगा बल एक ही निकाय पर लागू होता है, गलत बात है। बी में कहेगा बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। सी में कह रहा है बल अलग निकाय पर विपरीत दिशा में, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन सी सही है, तीसरे नियम के लिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 276 देखिए, 276 कहता है गति के तीन नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया? सर आइजैक न्यूटन द्वारा तीनों नियम को प्रतिपादित किए गए। किसके द्वारा? सर आइजैक न्यूटन द्वारा। आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम का प्रतिपादन किया गया है? तो तीन नियम का प्रतिपादन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 278 देखिए, कह रहा है न्यूटन गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या है? किसमें प्रकाशन हो गया था? तो बुक का नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था बुक का? प्रिंसिपिया नाम था। और कब हुआ था? तो वो हुआ था 1687 में। क्या हुआ था? 1687 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब हुआ था? 1687 में। कौन सा बुक में? प्रिंसिपिया नामक बुक में। क्वेश्चन नंबर 279 देखिए, कहता है गति का प्रसिद्ध नियम ने दिया था। किसने दिया था गति का प्रसिद्ध नियम? तो न्यूटन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 280 देखिए, क्वेश्चन नंबर 280 कहता है एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होते हैं। किसके समानुपाती होते हैं? तो आरोपित बल के समानुपाती होते हैं। किसके? आरोपित बल के समानुपाती होते हैं। क्या ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 281 देखिए, कह रहा है गति द्वितीय नियम के लिए कौन सा सही है? ऑप्शन ए में कहता है प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक शुद्ध बल की क्रिया उसकी अवस्था में बदलने की मजबूर नहीं की जाए। ये द्वितीय नहीं है, प्रथम नियम का ऑप्शन है। क्या है? ये प्रथम नियम के लिए लिखा गया है, ये ऑप्शन गलत है। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन बी, जब शुद्ध बल लागू हो तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होती है। सी में कहता है वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल के साथ बदलती है। वस्तु के
परिवर्तन की दर शुद्ध बल के साथ बदलती है। ऑप्शन डी में कहता है किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल के दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के समानुपाती होती है। ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। 281 क्वेश्चन नंबर के। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 282। क्वेश्चन नंबर 282 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए में कहता है जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। अचानक क्या होती है? रुकती है। ऑप्शन बी में कहता है एक व्यक्ति बस में कूदता है तो वह गिर सकता है। बस में कूदता है तो वह गिर सकता है। सी में कहता है जब एक घूर्णन करता हुआ पंखा बंद हो जाता है तो वह कुछ समय तक घूमता रहता है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री आगे की ओर झटका लगता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन ए वाला जो है सही है, यानी क्वेश्चन के अनुसार से ए गलत है। कैसे गलत है? देखिए, जब अचानक रुकती है, जब अचानक रुकती है तो बैठे यात्री कहाँ जाएंगे? पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर झुक जाते हैं। आगे की ओर झुक जाती है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 283। क्वेश्चन नंबर 283 कहता है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कहा जाता है। तो 1 kg 1 न्यूटन पर सेकंड का स्क्वायर। 1 kg कहने का मतलब ए मास दे दिया है, 1 मीटर पर सेकंड ए एक्सीलरेशन दे दिया है। तो किसका फॉर्मूला है? मास इंटू एक्सीलरेशन फोर्स का। इसको क्या कहेंगे? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो यानी कि इसको क्या कहेंगे? न्यूटन कहेंगे, 1 न्यूटन कहेंगे, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 284 कहता है तेज गति से क्या कर रहा है? तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक, यानी कि क्षेत्र रक्षक कहने का मतलब फील्डर, अपनी बाहों के पीछे की ओर क्यों करता है? जैसे ही बॉल को पकड़ता है तो अपनी बाहों को क्या करता है? पीछे की ओर खींचता है। क्यों खींचता है? ऑप्शन ए में कहता है क्योंकि वह गहरा गया। बी में कहता है क्योंकि इसे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है। सी में कहता है क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। डी में कहता है क्योंकि उसे सतर्कता मिलती है। नहीं, ऑप्शन सी सही है। क्यों पीछे हाथ खींचता है? क्योंकि लंबे समय तक कम बल का अनुभव करे तो उसको वहीं पे रेस्ट में रखेगा हाथ को, तो ज्यादा उस पर बल लगेगा, यानी कि उस पर चोट लगने की, इंजरी होने का संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए उसको पीछे की ओर खींचता है, क्योंकि लंबे समय तक हल्का फोर्स लगते रहे। क्वेश्चन नंबर 285 कहता है एक राइफल से गोली चलाई गई, ठीक है, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है, यानी कि राइफल से गोली चलाया गया, जब फायर हुई तो क्या हुआ? पीछे राइफल क्या किया? बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है, तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? यानी कि उस पर कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे एक राइफल है, ठीक है। अब राइफल से एक गोली चलाई गई, राइफल से क्या किया गया? एक गोली चलाया गया, ठीक है। जैसे ही गोली चलाया गया तो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। अब राइफल भी पीछे की ओर आएगा क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार। अब जैसे ही पीछे की ओर आएगा तो इसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा इसकी होगी गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। क्यों कम होगा? गोली की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा और बंदूक की गतिज ऊर्जा कम होगा। अगर जो बंदूक का गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाएगा तो जितना तेज से गोली नहीं भागेगा उतना तेज से बंदूक पीछे की ओर भाग जाएगा। अब गतिज ऊर्जा कम होने का कारण क्या है? क्योंकि इसका मास जो है से ज्यादा है और उसका मास जो है से कम है, इसीलिए गोली का मास कम है और बंदूक का मास ज्यादा है, इसीलिए जिसका मास ज्यादा रहेगा उसका गतिज ऊर्जा कम होगा। आप गतिज ऊर्जा के बारे में अच्छा समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो पिछले वीडियो को जरूर देखें। पिछले वीडियो में सारा अच्छा से यूनिट, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा, सारी जो पोटेंशियल ऊर्जा, सारा का यूनिट आदि सबको अच्छा से डिफाइन किया गया है, तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 286 देखिए, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? देखिए, कह रहा है कि मास को गुना कर दीजिए और द्रव्यमान को गुना कर दीजिए, इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों फोर्स। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। जल्दी करते हैं थोड़ा सा। अब क्वेश्चन नंबर 287 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन गति के तृतीयक नियम के व्याख्या करता है? तृतीयक नियम आपको धीरे से आपको बता देते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया। तृतीयक नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया।
अब क्रिया प्रतिक्रिया कह रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, रॉकेट लॉन्च करना। रॉकेट लॉन्च करना, रॉकेट लॉन्च करना क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया है। यहाँ पे फ्यूल जलता है, देखिए एक रॉकेट है यहाँ पे, ऐसे रॉकेट है, रॉकेट के नीचे यहाँ पे क्या होगा? फ्यूल बर्न होगा। फ्यूल बर्न होगा तो फ्यूल जो है नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, और यहाँ से नीचे से क्या लगाएगा? ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा जो, तो रॉकेट का ऊपर चल जाएगा। रॉकेट एक और सिद्धांत पर काम करता है, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। क्या? संवेग संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट लॉन्च करना। ये क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि तीसरे नियम पर आधारित है रॉकेट लॉन्च करना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 288। 288 कहता है दोस्तों, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है, जब एक नाविक, एक नाव है, ऐसे एक नाव है, ठीक है, एक नाव पे बैठा हुआ है, यहाँ पे नाविक कौन सा बैठा हुआ है? नाविक बैठा हुआ है। ये आगे की ओर कूदता है तो नाव जो है पीछे की तरफ हट जाता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम के अनुसार है? तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया यानी कि तीसरा नियम के अनुसार है। आगे कूदेगा तो पीछे की ओर पैर से धक्का देगा, फोर्स लगाएगा तो नाव कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। देखिए इसका उदाहरण 2-3 ऐसा उदाहरण है तीसरा नियम का, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, तीसरे नियम का उदाहरण है। रॉकेट आगे बढ़ना, तीसरे नियम का उदाहरण है। नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, सारे क्या है? तीसरे नियम से उदाहरण, तीसरे नियम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 289 देखिए, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो रॉकेट लॉन्चिंग जो है दोस्तों, वह न्यूटन गति के तृतीयक नियम पर आधारित है। कौन से नियम के? तृतीयक नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 290 देखिए, 290 कह रहा है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर है। दोनों हमेशा बराबर और विपरीत होती है। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के अनुसार मिलता है? तो यह तीसरे नियम के अनुसार मिलता है। किस नियम के? तीसरे नियम के अनुसार मिलता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 289 देखिए, सारा क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई ग्रुप डी में पूछा हो, या एएलपी में पूछा हो, या तो फिर आरपीएफ में पूछा हो, या कोई भी एग्जाम में पूछा हो, सारे जो है सब पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को हल्के में ना ले, अच्छा से देखें, और जितना भी फॉर्मूला बताया गया है पिछले वीडियो में, वो फॉर्मूला का आप रिवीजन करें और उसी पे आधारित और भी क्वेश्चन बनाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 291 देखते हैं। जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर सक जाते हैं, यानी कि अचानक चलना प्रारंभ करेगी, जो खड़ा व्यक्ति है वो पीछे की दिशा में गिर जाता है। इनमें से कौन सा नियम परिस्थिति की व्याख्या करता है? देखिए तीसरा नियम करता है। कौन सा नियम करता है? गति का पहला नियम करता है, जड़त्व का नियम पर आधारित है। कौन सा? जड़त्व के। जो रेस्ट में रहता है वो रेस्ट में रहना चाहता है, जो मोशन में रहता है वो मोशन में रहना चाहता है, यानी कि ये कौन सा? पहला नियम, ऑप्शन ए सही है। पिछले क्वेश्चन में अच्छा से डिफाइन किए थे। क्वेश्चन नंबर 292 देखिए, कहता है एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। स्थिर पानी में, जहां पे स्थिर पानी है, पानी नहीं चल रही, गति में पानी नहीं है, नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो वो नाव कहां जाएगा? तो नाव तट से कहां चली जाएगी? दूर चली जाएगी। दूर चली जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए है, नाव तट से दूर चली जाएगी। क्यों जाएगी? आगे जाने के लिए नाव तट पे वो पैर को पीछे की ओर धक्का देगा, तब आगे बढ़ेगा। तो नाव कहां जाएगा? दूर चली जाएगा। क्वेश्चन नंबर 293 देखिए, जब एक बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। वह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। तो अभी देखें कौन सी? तो वह तृतीय नियम का उदाहरण है। कौन सी? तृतीय नियम के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 294। क्वेश्चन नंबर 294 कहता है, न्यूटन गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? तो कौन सी स्थिति पर तीसरा नियम? क्रिया प्रतिक्रिया पर लागू होता है। क्रिया प्रतिक्रिया पर। ऑप्शन ए देखते हैं, कहता है जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाता है। एकदम सही बात है, तीसरे नियम पर उदाहरण है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 295 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तीसरे नियम का उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन तीसरे नियम से ही बनता है। अब कह रहा है कौन सा उदाहरण है तीसरे नियम का? तो तीसरे नियम का उदाहरण है, आप देखे होंगे पिछले भी दिखाए थे आपको क्वेश्चन में, रॉकेट लॉन्च करना। कौन सा नियम का? थर्ड नियम का उदाहरण है, तीसरे नियम का उदाहरण है रॉकेट लॉन्च करना। क्वेश्चन नंबर 296 देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 296 कह रहा है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया गया? तो द्वितीय के आधार पर व्याख्यात किया गया है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया गया? बल की परिभाषा को
तो बल की परिभाषा को व्याख्यात किया गया है पहला नियम के अनुसार। किसमें? पहला नियम के अनुसार। ऑप्शन ए सही है। और इसका फॉर्मूला किसमें दिया गया है? एफ बराबर ए में। एफ बराबर ए में दिया गया है द्वितीय में। किसके द्वारा दिया गया है? द्वितीय में दिया गया है, एफ बराबर ए में। और न्यूटन के प्रथम नियम में क्या क्या है? बल का परिभाषा दिया गया है। बल का परिभाषा क्या है? जिसके द्वारा किसी वस्तु को विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। अतः न्यूटन के गति के प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है। ऑप्शन 297 देखिए, कहता है न्यूटन गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? न्यूटन गति के प्रथम नियम का अन्य नाम है दोस्तों जड़त्व। क्या नाम है? जड़त्व, इनर्शिया। यानी कि ऑप्शन सी सही है, जड़त्व। द्वितीय नियम का अन्य नाम क्या है? संवेग नियम। तृतीय नियम का अन्य नाम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्वेश्चन नंबर 298 देखिए, क्वेश्चन नंबर 298 कहता है किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात nth की समानुपाती होता है तो n का मान क्या होगा? तो n का मान क्या होगा? n का मान 1 होगा। देखिए इसका डिस्कशन कहता है रॉकेट न्यूटन गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। किस नियम पर कार्य करता है? तीसरे नियम पर। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। ठीक है, अब तो जल गया, ईंधन तो जल गया, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यानी कि पीछे निकलने के लिए उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह गैस पीछे की ओर तीव्र वेग से निकलती है। तीव्र वेग से क्या होती है? निकलती है पीछे की ओर। पीछे की ओर तीव्र वेग से निकलती है। अतः निकलने वाली गैस की गति रॉकेट की गति के समान विपरीत दिशा में होती है। जितने स्पीड से पीछे की ओर निकलेगी उतने स्पीड से रॉकेट कहां जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। यानी कि दोनों की गति क्या रहेगी? समान रहेगी। तो रॉकेट की गति समान है गैस की चाल, यानी कि गैस पीछे की गैस की गति, यानी कि n के बराबर क्या होगा? 1 होगा। जितना रॉकेट से धुआं निकलेगा यानी गैस निकलेगा उतना ही स्पीड से रॉकेट आगे जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 299 देखिए, 299 कह रहा है एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 केजी के आदमी को धक्का देता है तो 50 केजी के आदमी ने दूसरे आदमी को कितने बल से धकेलेगा? देखिए कह रहा है कि दो आदमी है, एक है 70 केजी का, एक है 50 केजी का। अब दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहा है। तो एक तो दे रहा है 50 न्यूटन के फोर्स से, एक कितना न्यूटन के फोर्स दे रहा है? 50 न्यूटन के फोर्स से। लेकिन दूसरा वाला जो है 50 केजी वाला, वह कितना न्यूटन के फोर्स से उसको धक्का देगा? तो उसको केजी से कोई मतलब नहीं है, ये फोर्स कितना लगा रहा है? 50 न्यूटन। तो दूसरा वाला व्यक्ति भी 50 केजी वाला, वो 50 न्यूटन का ही फोर्स लगा के उसको काउंटर करेगा। उसको वेट से मतलब नहीं है। आप जितना क्रिया कर रहे हैं उतना ही प्रतिक्रिया मिलेगा आपको, तो काउंटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 300 देखिए, क्वेश्चन नंबर 300 कहता है न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। ए में कह रहा है विश्रांत पर, बी में कह रहा है धीमे चाल पर चलने पर, सी में कह रहा है उच्च वेग के साथ चलने पर, और डी में कह रहा है प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग की गति करने पर। तो ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी कहता है न्यूटन के नियम प्रकाश के वेग तथा तुलनीय वेग में गति करने पर कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। ऑप्शन डी सही है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 301 देखते हैं। कहता है आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर परनोद ... होता है। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव पर रॉकेट पर परनोद ... होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है स्रावित गैस की दर स्थिर होने पर स्थिर होता है। लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होता है। सी में कह रहा है स्थिर नहीं, और डी में कह रहा है स्थिर, यानी कि ऑप्शन डी सही है। स्थिर होता है। परनोद क्या होता है? स्थिर होता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 302 देखिए, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन जड़त्व है तो ऑप्शन जड़त्व ही होगा, क्योंकि कौन सा नियम है? ये प्रथम नियम है। कौन सा? प्रथम, न्यूटन गति का प्रथम नियम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 303 देखिए, क्वेश्चन नंबर 303 कहता है एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि वह ... का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। क्यों दौड़ता है? क्योंकि गति में रहता है। गति का जड़त्व उसे लंबे छलांग लगाने में मदद करे, यानी कि ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 304 कह रहा है मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर
के हटाने के कारण नहीं हटता नहीं है। ऑप्शन ए जड़ता के कारण, जड़त्व के कारण रखी गई पुस्तक का ढेर जड़ता के कारण हटती नहीं है। ये देखिए इसका डिस्कशन देखिए, डिस्कशन कहता है एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, कहता है मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर जड़ता के कारण हटता नहीं है। ठीक है, वस्तुओं के आरंभिक अवस्था विराम या गति अवस्था में, कोई भी अवस्था में आरंभिक अवस्था विराम और गति दोनों हो सकता है, में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति जड़त्व कहते हैं। यानी कि गति में है तो गति में और विराम में है तो विराम में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 305 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 305, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने, अविचलित वस्तुओं का आराम में रहने या समान वेग में चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। देखिए एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है, फिर आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन अभी हम बना रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील रहने का प्रतिक्रिया कहलाती है क्या? जड़त्व कहलाती है। ऑप्शन डी सही है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे रेलवे के एग्जाम में पूछा गया। देखिए एक आरआरबी जेईई में पूछा गया है, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है, सारे में पूछा गया है, इसको हल्के में मतलब। क्वेश्चन नंबर देखिए 307 कहता है, क्वेश्चन नंबर 307 कहता है समापन रेखा को पार करने के बाद एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? क्योंकि वह गति में है, अचानक रुक जाएगा तो वो गिर जाएगा, इसलिए वह भागना जारी रखता है क्योंकि वह गति में रहे। गति के जड़ता से उसे आगे बढ़ती है, गति जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 308 देखिए, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो न्यूटन द्वारा किया गया, सर आइजैक न्यूटन द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए सही है। कौन सा नियम है? जड़त्व का प्रथम नियम है। क्वेश्चन नंबर 309 देखिए, जब एक कार घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसे बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करती है, वह बल कौन सी है? देखिए अब जैसे ही केंद्र, तो एक दो बल होती है, कौन कौन? एक अपकेंद्रीय एक अभिकेंद्रीय। कौन होती है? अपकेंद्रीय और एक अभिकेंद्रीय बल होती है। तो कौन सा बल के कारण, यह कौन से बल के कारण उड़ती है? तो जड़त्व के कारण। ऑप्शन बी सही है। विराम अवस्था में स्थित वस्तु विराम अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु के गति में लाने के लिए उस पर बल लगाना आवश्यक है। इसीलिए जब एक कार घुमावदार सड़क पर घूमती है तो उसे बैठे यात्री स्वयं केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करती है। यह बल कौन सा बल है? जड़त्व के कारण होता है। कौन सा बल होता है? जड़त्व के कारण होता है। देखिए बल होता है जड़त्व के कारण, लेकिन कौन सी बल कहेगा? तो उसमें दो बल आएगा, एक अपकेंद्रीय एक अभिकेंद्रीय। तो अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय नहीं मानना है, पूछ रहा है रीजन, पूछ रहा है कि होता क्यों है। तो रीजन में जड़त्व है, लेकिन कौन सा बल है? वो इस दो में से बल निकलेगा। कौन? अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल में से निकलेगा। ठीक है, रीजन कौन सा है? रीजन है जड़त्व। 310 क्वेश्चन नंबर का आता है, जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है, यानी कि अचानक मारा जाता है, तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, कथन किस नियम को प्रतिपादित करता है? देखिए दोस्तों ये तो जड़त्व का नियम है। क्यों है? क्योंकि एक गिलास है, ठीक है, एक गिलास पे एक कार्ड रखा हुआ है, उस पे एक सिक्का रखा हुआ है, इसको हम उंगली से अचानक मारेंगे तो गिलास और सिक्का दोनों क्या रहेगा? विरामावस्था में रहेगा, और अचानक कार्ड क्या हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा, यानी गति अवस्था में हो जाएगा, तो ये तो निकल जाएगा, और जड़त्व के कारण सिक्का वहीं पे रह जाएगा। तो कहाँ गिरेगा? गिलास में गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 311 देखिए, क्वेश्चन नंबर 311 लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? जड़त्व का मान अधिकतम होने का कारण क्या है? जड़त्व का मान अधिकतम होता है, किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो ऑप्शन डी में कह रहा है, ऑप्शन डी सही है, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। किसी वस्तु का एक प्राकृतिक गुण जो उसकी किसी वस्तु का एक